हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो नए हुए हैं या फिर जो कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी इग्नोर करनी चाहिए, तो आज उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। जिस तरह से मैंने जेआरएफ किया और टीजीटी क्वालिफाई किया, पीजीटी क्वालिफाई किया, जीआईसी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो कौन सी बुकें मैंने पढ़ी, तो वही सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखते हैं कि सबसे पहले मैं नेट के बारे में चर्चा करूँगी कि नेट का जेआरएफ जो मेरा हुआ वो किस तरह से हुआ, मैं किस तरह से पढ़ाई करी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने PYQ पे कमांड बनाया। सबसे पहले मतलब टॉपिक वगैरह पढ़ने से पहले मैंने PYQ को पढ़ा खूब अच्छे से, कई बार पढ़ा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और PYQ में मैंने ये यूथ की आती है, यूथ की है, आप लोग देख लीजिए, ये मैंने पढ़ा और इसको मैंने कई बार पढ़ा, 10 बार से भी ज़्यादा पढ़ा रहा होगा, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। और एक ऑप्शन नहीं हमें सॉल्व करना है, हमें एक ऑप्शन नहीं सॉल्व करना है, जो चारों ऑप्शन हैं चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे कोई कालक्रम का प्रश्न दे दिया, कोई कालक्रम है, तो ऐसा नहीं है कि आंसर में दिया है, चलो आंसर में तो सन दिया है कालक्रम का, देख लिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। हम कालक्रम जो है, जो उसका ये दिया है, जो उसका समय दिया है, उसको लिखते जाएंगे। चाहे जितनी बार वो प्रश्न आए हम उतनी बार उसको लिखेंगे। उसी में बहुत सारे लोग हैं सोचते हमारी किताब खराब हो जाएगी, तो वो लोग किताबों में लिखते नहीं, लेकिन किताब रख के क्या करोगे जब तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। साफ सुथरी रख के क्या करोगे? किताबों को खूब पढ़िए और जो उसमें रहता है उसको लिखिए। और जैसे कोई रचना दे दिया है, जैसे मधुमालती दे दी है, मधुमालती किसकी रचना, मंजन की रचना कौन सी है, मधुमालती दे दी है, चित्रावली दे दी है और पद्मावत दे दी है, तो हमें सिर्फ मधुमालती ना लगा के हम सबका लिखेंगे कि हाँ पद्मावत जायसी की रचना है और जो भी है चित्रावली उस्मान की रचना है। सारे ऑप्शन को हम सॉल्व करते चलेंगे और प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको हम कई बार सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हिंदी साहित्य की जान है, जिसको बिना पढ़े शायद नेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, वो सबसे महत्वपूर्ण किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को हम कई बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ लिए, चलो हमने तो पढ़ लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे कह रहे हैं हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया, और जब प्रश्न आएगा तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। इसलिए किताबों को सिर्फ एक बार ना पढ़ के उसको कई बार पढ़ें। मतलब ढेर सारी किताबें ना पढ़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट किताब है उसको पढ़ें और कई बार पढ़ें। क्योंकि एक बार अगर किसी इंसान को हम देखते हैं ऐसे भीड़ में, किसी इंसान को एक बार देख लिए तो हो सकता है कई दिन बाद देखे तो भूल जाएगा, चेहरा नहीं याद आएगा, थोड़ा थोड़ा लगेगा हाँ इसको देखा है मैंने। तो उसी तरह किताबों के साथ भी होता है, अगर आप बार बार देखते ही रहेंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, अगर चीज़ों को देखते ही रहेंगे, फिर भी एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो आप लोग आसानी से उस प्रश्न का जवाब सही दे पाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आप खूब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। उसमें जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हुए जाइए। जैसे उसमें ये है आदिकाल में है, सिद्ध साहित्य के बारे में बहुत सारे कोटेशन पूछे जाते हैं, कबीरदास के बारे में बहुत सारे कोटेशन पूछे जाते हैं। तो ये सब आप हाईलाइट करते हुए चलिए।
इसके बाद हम देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की अगर बात करें तो जो दूसरी किताब है हमारी वो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, और जो गद्य का पोर्शन है वो रामचंद्र तिवारी के ही किताब का उसमें ऑब्जेक्टिव करके दे दिया है, मतलब वन लाइनर करके दे दिया है। तो ये जो किताब है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें 10 बार पढ़ना चाहिए, तब जाके हम नेट JRF या फिर TGT PGT जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें गलतियाँ कम हैं कुछ सन में है गलतियाँ, लेकिन इसमें गलतियाँ कम हैं। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब पूरी किताब को ऐसा कोई पेज नहीं है जहाँ पे मैंने कलर नहीं किया है, सब एकदम रंग डाला है। क्योंकि अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमें तुरंत वो पेज याद आ जाता है कि हाँ यहाँ पे ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर यही दिया है। तो किताबों का बहुत ही गहन अध्ययन करें आप लोग, कई बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करें। क्योंकि ये माइंड है, कंप्यूटर तो है नहीं हर चीज़ को सेव कर दिए चलो पढ़ा रहेगा, क्योंकि दिमाग जो होता है वो चीज़ों को भूल जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ है तो उसको ट्रिकी करके पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को अभी भक्तिकाल की बात बता देती हूँ। जैसे ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को क्या कहा है, ईसाइयत की देन कहा है। अब मैंने इसको क्या कर दिया था, ग्रियर्सन, और जो संधि होती है यड़ संधि जिसमें ई का या हो जाता है, ग्रियर्सन में या है और ईसाइयत की देन में भी या से ई से शुरू हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके ऐसे ही याद कर लेती थी। ईसाइयत की देन कौन मानता है, ग्रियर्सन मानते हैं। और ऐसे ही है जैसे इसमें दिया है इनका रामविलास शर्मा का अगर देखें तो उन्होंने कहा है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनजाति आंदोलन है। तो रामविलास शर्मा जो थे वो प्रगतिवादी थे, मार्क्सवादी थे। तो वो जाति और जनजाति मतलब जनता के दिलों में रहते थे। तो ये कथन किसका, अगर जनवादी जैसा कोई कोटेशन आता है तो रामविलास शर्मा का है। तो हो गई सरस्वती पांडे की किताब। अगर हम गद्य की बात करें कि हमें गद्य कहाँ से पढ़ना चाहिए नेट के लिए, अगर गद्य की बात हम TGT PGT के लिए करें तो पांडे से ही तैयार हो जाएगा। पांडे से ही हमारा जो भी वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमें JRF होना है, क्योंकि JRF होने के लिए हमारी 100% तैयारी होनी चाहिए, तो हमें ये डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब है, आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब है। इसमें गद्य वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से दिया है। इसमें गद्य का विकास कैसे होता है ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दे दिया है, डिटेल दे दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जो सारे गद्य के लेखक हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से दिया है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। और जो कालक्रम के प्रश्न आते हैं वो भी यहीं से हो जाता है। जो कालक्रम की रचनाएं देते हैं तो उसका सन इसमें सही दिया है। और बहुत सारी रचनाएं जो पांडे में नहीं मिलती हैं यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद उसमें आता है कविता वाला। कविता का क्योंकि हम इतनी सारी बुकें तो खरीद नहीं सकते जैसा कि मैंने किया, क्योंकि उस समय जब कोई पढ़ता है तो परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं और इतनी सारी बुकें हम खरीद नहीं सकते। तो मैंने क्या किया था, कविताओं को मैंने फ़ोन से ही चला के सारा देखा था, ताकि कहीं से भी अगर एक कविता की कोई भी लाइन पूछे तो हमें समझ आ जाए। जैसे ईड़ा और श्रद्धा और ईड़ा लगा है कमाने का, तो हम श्रद्धा और ईड़ा सर्च करके और उसको कई बार सुनते थे, ताकि कहीं से भी अगर कोई लाइन आए तो हमें याद आ जाए। कविताओं को मैंने इस तरह तैयार किया। और टेक्स्ट का जो पोर्शन दिया है जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, वो सारी चीज़ें मैंने फ़ोन से ही तैयार किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चलूँ उपन्यास लेके या फिर जो है कोई निबंध लेके बैठ जाऊँ।
नाटक को मैंने पढ़ लिया था। कहानी, जैसे कहानी नाटक हम पढ़ सकते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी होती है, लेकिन उपन्यास पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। तो मैंने फ़ोन से ही उसको एक शॉर्ट नोट बनाया था, पात्र कौन है, इसका विषय क्या है, और मेन कोटेशन, जैसे गोदान से अगर कोटेशन पूछता है तो हम गोदान को ही फ़ोन में सर्च करके, उसकी मूवी बनी हुई है तो उसमें कोटेशन जो बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। यहाँ से मैंने टेक्स्ट वाला तैयार कर लिया, और मैंने नेट से ही ये डाउनलोड करके PDF निकलवाया था, जिसमें उपन्यास के बारे में, नाटक, कहानी, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके उसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो दिया हुआ है। और आप ये भी पढ़ सकते हैं बच्चन का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे आपकी आधुनिक की जो चीज़ें हैं, आधुनिक का जो पोर्शन होता है वो तैयार हो जाएगा। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। और एक आपके पास गाइड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दृष्टि की प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने यही पढ़ा, दृष्टि में थोड़ा कुछ गलतियां हैं, काव्यशास्त्र उसमें गलत दिया है, तो मैं ऐसी कोई किताब भी नहीं लेती हूँ कि जो जिसमें गलती रहे, क्योंकि गलती भले रहे लेकिन हमारा ध्यान उस पर चला ही जाता है और हम उसको पढ़ने लगते हैं। तो मैं गलत चीज़ों को पढ़ना थोड़ा सा पसंद नहीं करती। तो मैं अरिहंत की ये गाइड पढ़ी थी। इसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो अरिहंत की गाइड ले सकते हैं। और मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने पढ़ा है वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे, नेट का तो हो गया, अब हम बात करते हैं TGT के लिए मैंने बता दिया कि आचार्य शुक्ल उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आचार्य शुक्ल को आप पढ़ेंगे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को पढ़ेंगे। और शिल्पी का आता है, आप चाहे किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं, लेकिन मैंने शिल्पी का लिया था PGT, और TGT भी ऐसे ही रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें सारा सनवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसके अलावा आप घटना चक्र की भी किताब पढ़ेंगे, क्योंकि घटना चक्र में और जैसे DSSB हो गया और अदर स्टेट के सारे जो प्रश्न होते हैं TGT PGT लेवल के, सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। और जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो अदर स्टेट के एज इट जैसे क्वेश्चन रहते हैं वैसे उठा के रख देता है। तो अगर हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़े रहेंगे, सारे प्रश्न को पढ़े रहेंगे, तो हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। और जैसा कि TGT PGT के लिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण भी महत्वपूर्ण है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं हिंदी व्याकरण के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना ये प्रेफर करूँगी। जैसे इसमें डॉक्टर वासुदेव नंदन अग्रवाल की ये बुक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन अग्रवाल की बहुत ही अच्छी बुक है, ऑथेंटिक बुक है, और इसको आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। इसमें चीज़ों को बहुत सरल तरीके से दिया है, एक ही लाइन में हर बात को स्पष्ट कर दिया गया, 1-2 लाइन में। और जो वहाँ पे छूट जाता है, जैसे पर्यायवाची हो गया और विलोम हो गया, उसमें थोड़ा सा कम दिया है वासुदेव नंदन में। लेकिन ये जो हरदेव बाहरी की किताब है, शब्द अर्थ प्रयोग, आप ये भी ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बुक से हर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कहीं से कुछ कहीं से पढ़ लेते हैं तो और चीज़ कहीं और से पढ़ लेते हैं, वहाँ से तैयार नहीं करते हैं। तो आप हरदेव बाहरी की शब्द अर्थ प्रयोग ले लेंगे, इससे आपका हिंदी व्याकरण तैयार हो जाएगा। रही संस्कृत व्याकरण की बात, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो मैंने ये UP टेट की मेरी पहले से मेरे पास थी, तो वही सारा सिलेबस है, संधि, समास, प्रत्यय, तो मैंने इससे पढ़ लिया था। इसमें से जो उदाहरण आ जाते हैं, जो एग्जाम्पल पूछ लेता है संधि का, समास का, और यह अनुवाद पूछता है जो TGT में, यहाँ से मुझे मिल ही जाता है। तो मैंने इस बुक को पढ़ा TGT के लिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और बहुत सारी चीज़ें, मतलब और बुकें पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बुक रख के कोई मतलब नहीं है, फिर हम उसी में गोते लगाते रहेंगे और समझ नहीं आएगा। और आप चाहें तो अगर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो पढ़ना है, लेकिन अगर नहीं जिसके पास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आप डॉक्टर नगेंद्र की बुक पढ़ सकते हैं।
अगर वो नहीं है तो, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको रखना ही रखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और रही काव्य शास्त्र की बात, तो काव्य शास्त्र आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से ही पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। भाषा विज्ञान भी आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से पढ़ सकते हैं, वहीं से पूछ लेगा। और प्रैक्टिस सेट, आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर रखेंगे। जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको आप प्रैक्टिस सेट में करते हुए जाएंगे, टॉपिक को तैयार करते हुए जाएंगे। तो अगर ये मेरा सुझाव और ये जो मैंने शेयर किया आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।